हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यतेंद्र जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिजिटल अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस अद्भुत मंच पर, जहां पर हम मिलकर बात कर रहे हैं परमाणु संरचना अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर की। और पिछली क्लास के अंदर मैंने और आपने, हमने मिलकर जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था डी ब्रॉगली सिद्धांत, जहां से, जी हां, जो द्रव्य है उसकी द्वैत प्रकृति के बारे में बताया गया था। ठीक है ना? जी हां। चलिए भाई, यही हूं मैं आप लोगों के सामने, ठीक है, कहीं नहीं गया हूं। हाँ, चलिए, तो इन सब पर हम बात कर चुके थे, तो वापस से स्वागत। हम लोग बात कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना। क्या नाम है इस चैप्टर का? परमाणु संरचना। मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं, और एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना को जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या फिर इस पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो भाई ध्यान से सुन लो, ठीक है। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर जो डी ब्रॉगली सिद्धांत है वो पढ़ा था, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और हल किया था। तो यहाँ आज की क्लास को मैं कहाँ से, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं अपन। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि 3.6 तरंग दैर्ध्य वाले, है ना, 3.6 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन के द्रव्यमान की गणना करनी है। किसकी? फोटोन के द्रव्यमान की गणना करनी है। ठीक है, चलिए, क्या कहा? प्रश्न कहता है कि 3.6 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन के द्रव्यमान की गणना करनी है। ठीक है, किसकी गणना करनी है? फोटोन के द्रव्यमान की। द्रव्यमान की गणना करो, या फोटोन का जो द्रव्यमान है वो ज्ञात करो। अब देखो, यहां पर कुछ लोगों को दिक्कत क्या आएगी ये बता देता हूं, है ना। ठीक है, चलिए, कुछ लोगों को दिक्कत ये आएगी कि कुछ लोग ये जानेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर फोटोन मतलब क्या। तो फोटोन मतलब अपने पास ऊर्जा के कण होते हैं। फोटोन का मतलब क्या होता है? ऊर्जा के कण होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी हैं। ठीक है, ऊर्जा के कण हैं, ये पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी हैं। और जब आप इनको पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी मानोगे, ठीक है ना, जी हाँ, चलिए, चलो, पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी मानोगे तो इनकी, जब आप लोग इन ऊर्जा के कणों के वेग की या चाल की बात करोगे, वेग या चाल की बात करोगे, तो वो होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक चीज मैंने आप लोगों को बता दी है, और बाकी सारी चीजें जो हैं वो यहां आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, एक चीज मैंने आप लोगों को बता दी है, और अब मुझे इस प्रश्न का उत्तर निकालकर बता दो कितना आ रहा है। ठीक है, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए इस प्रश्न से संबंधित। ठीक है, प्रश्न आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है, और इस प्रश्न से रिलेटेड जो भी चीजें आपको जरूरी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है, जी हाँ। देखो, यहां कमेंट बॉक्स जो दिया गया है वो जो चैप्टर चल रहा है उससे रिलेटेड चीजों के बारे में बात करने के लिए है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स इसलिए नहीं दिया गया कि आप लोग जो मन में आए वो पूछें। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हाय सर कैसे हो आप, उसका कोई सेंस थोड़ी है। नया चैप्टर कब शुरू होगा? जब ये चैप्टर खत्म होगा तो नया चैप्टर शुरू होगा, कॉमन सेंस है। ये चैप्टर कब खत्म होगा? जब इस चैप्टर के सारे टॉपिक पढ़ लिए जाएंगे। अब ये तो है नहीं कि घास काट के फटाफट खत्म कर दूं, है ना। इसलिए थोड़ा 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 रोज पढ़ो, ज्यादा ज्यादा समझो, बेस को बहुत स्ट्रांग करो, देश का भविष्य हो भाई। सिलेबस भले ही 5 दिन बाद पूरा हो जाए, मगर पढ़ाऊंगा पूरा, और पढ़ाऊंगा जबरदस्त। छोटा मोटा या कोई ऐसे नहीं कर दूंगा कि कोई टॉपिक छोड़ देंगे या कुछ कर देंगे। पढ़ेंगे पूरा, पढ़ेंगे जबरदस्त। देश का भविष्य हो, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हम लोग, ये उत्कर्ष की पॉलिसी है ना। हाँ, चलो फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर दो। प्रश्न आप लोगों के सामने हमने लिख दिया है, सॉल्व करके हमें उत्तर बता दो क्या आ रहा है। बहुत अच्छे। राधा, वो जल्दी ही होने लगेंगे,
मैं उनको आपको उसका सॉल्यूशन अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है ना। जी हाँ, आयशा पूछ रही है कि सर टेस्ट कब होगा। टेस्ट अभी कल जो संडे था उसको तो टेस्ट हुआ ही है। अब देखो आपका टेस्ट जो है वो एक संडे छोड़कर एक संडे हुआ करेगा, मतलब 14 दिन में एक बार टेस्ट हुआ करेगा। एक संडे को आप लोग रिवीजन करेंगे, दूसरे संडे को टेस्ट हुआ करेगा, तो उस हिसाब से देख लो, है ना। मतलब आने वाले संडे को आपका टेस्ट नहीं है, उससे अगले संडे को आपका टेस्ट है। जी, रितेश नायक प्रश्न पूछा करो, ये मत कहा करो कि सर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर टॉपिक रिलेटेड हुआ, चैप्टर रिलेटेड हुआ, बात करेंगे। पुराना कुछ हुआ तो बता देंगे, आगे का कुछ होगा तो बता देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। मुझे पिछली क्लासेस कहाँ मिलेंगी, सब कुछ लाइब्रेरी में अवेलेबल है, ठीक है ना। जी हाँ, चलिए देखो अब यहाँ सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। तरंग दैर्ध्य दी हुई है, तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्बडा कितना, 3.6 एंगस्ट्रॉम। मीटर में बदल लो भाई साहब, 3.6 गुणा 10 की घात -10, वो भी क्या, मीटर, ठीक है। 3.6 गुणा 10 की घात -10 मीटर। क्या कैलकुलेट करना है भाई, जी हाँ, क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है। तो जानते हो क्या, लैम्बडा बराबर H/mv होता है। m का ट्रांसफर इधर करो, बराबर H/λv। m बराबर h की वैल्यू क्या है, 6.625 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू क्या है भाई, 3.6 गुणा 10 की घात -10 गुणा v की वैल्यू क्या है, ये रही v, 3 गुणा 10 की घात 8, ठीक है। जो कट सकता है उसको काट दो, शेष को ऐसे ही छोड़ देंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पॉइंट 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, ठीक है। एक बचेगा, फिर वो 0 3 3 3 चलता रहेगा। इसको ऊपर ले जाते हैं बाकी सबको, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 2.28 बटे 3.6 गुणा 10 की घात -34 गुणा, देखो ये माइनस का 10 और ये प्लस का 8, माइनस का 2 बचेगा, ऊपर जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बचेगा m बराबर, इसमें इसका भाग दे दो, गुणा 10 की घात कितना आ जाएगा, -32 आ जाएगा, kg में आएगा, ठीक है। भाग देने पर बताओ कितना आ रहा है, ठीक है, 0.6, हाँ 0.6135 आ रहा है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, दशमलव को एक स्थान सरकाएंगे तो घात में एक कमी आएगी, कमी आने का मतलब माइनस जुड़ जाएगा, 6.135 गुणा 10 की घात -33 किलोग्राम, ये हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। जी हाँ, हाँ 208 होगा भाई, सही बात है। चलो 08, ठीक है, ये होगा, हाँ सिंपल बात। चलिए अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग अगले सिद्धांत पर बात करेंगे। पिछली क्लास में 2 सिद्धांत के बारे में बात की थी हमने, 2 सिद्धांत बताए थे मैंने आपको। एक बताया था डी ब्रॉगली का सिद्धांत, एक बताया था हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है। जी हाँ, चलिए क्या बताया था, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है ना। किसके द्वारा, हाइजेनबर्ग द्वारा, हाइजेनबर्ग द्वारा किसका सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है जी। किसका, हाइजेनबर्ग के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया, अनिश्चितता का सिद्धांत दिया गया, ठीक है। जी हाँ, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बाय हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। जी हाँ, हाँ देखो भाई 0.003 में 3 सार्थक अंक होंगे पवन, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद आने वाले जीरो जो होते हैं वो सार्थक अंक ही माने जाते हैं, समझ गए, बस इतनी सी बात है, ठीक है। आप बुक को देखो, एनसीईआरटी को फॉलो करो,
क्यों किसी और की बात पर भरोसा करना, है ना। हाँ, मानवीय त्रुटि किसी से भी हो सकती है, किसी ने आपको कुछ बता दिया बात अलग है, मगर आप एनसीईआरटी को भी तो फॉलो कर सकते हो भाई। थॉट प्रोसेस तो अपनी भी है। अब आप नाम के आगे जब आईएएस लिखते हो तो सोचने की क्षमता तो आपके अंदर विकसित होनी चाहिए। सिचुएशंस से कैसे डील करना है ये आप लोगों आपको सुनना चाहिए। आपने तो अपना नाम लिख ही रखा है ना, आईएएस पवन सारन, है ना भाई। तो जब आप आईएएस बनने की सोच ही रहे हो तो सोच को उसके हिसाब से डेवलप भी करो। ऑथेंटिक सोर्स क्या है, एनसीईआरटी मान लो, जो एनसीईआरटी कहती है वो मानो एक बार। और मैं आपको बता देता हूं इसमें 3 ही है सार्थक अंक, कहीं चिंता की बात नहीं है, ठीक है। अब हाइजेनबर्ग की बात समझो। देखो 2 चीजें होती है क्या, पहले मैं आप लोगों को एक सूत्र बता देता हूं, हालांकि पहले से आप इस सूत्र को जानते हो। एक चीज होती है संवेग, और संवेग क्या होता है, ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है ये, मास इंटू वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक है ना। जी हाँ, क्या, द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक, सिंपल सी बात है, ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। जी हाँ, अब देखो अगर किसी का वेग स्थिर नहीं है, वेग निश्चित नहीं है, तो उसका संवेग भी निश्चित नहीं होगा। हालांकि द्रव्यमान जो है वो तो निश्चित ही होता है। तो जो हमारे पास हाइजेनबर्ग हैं वो क्या कहते हैं, मान लिया हाइजेनबर्ग ये कहते हैं कि सर ये कण है। हाइजेनबर्ग क्या कहते हैं कि सर ये एक कण है, इस कण की स्थिति सभी को ज्ञात है। ज्ञात है ना कि ये भाई ये ए पोजीशन पर है, ठीक है ना। जी हाँ, ठीक, ये किस पोजीशन पर है, ए पोजीशन पर है ना। किस पोजीशन पर है, ए पोजीशन पर है। तो लाडलो अब आगे की बात क्या है वो सुन लो, है ना। नहीं भाई 3 ही होंगे, अपने नियम यही कहते हैं, ठीक, चिंता मत कर, कंफ्यूज नहीं होना है। 3 ही है उसमें, दशमलव के बाद जो 0 होते हैं वो सार्थक अंक में काउंट होते हैं। किसमें, सार्थक अंक में काउंट होते हैं, ठीक है। अब देखो यहां, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसकी पोजीशन हमने बता दी क्या, ए है। ए पोजीशन पर ये रुका हुआ है, ए पोजीशन पर ये टिका हुआ है। तो अब मुझे ये बताओ कि इसका वेग क्या है, कुछ भी नहीं, क्योंकि जब ये मोशन में ही नहीं है, गति नहीं कर रहा, तो वेग होगा ही नहीं, सिंपल पहली बात। मगर मुझे एक बात बताओ, अगर इस पार्टिकल को हम लोग गति दे दें, जब ये इधर से इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया, ये तूने क्या किया। जब ये मोशन में है सखा, कहां है ये, मोशन में है, गति कर रहा है। तो भाई मुझे एक सिंपल बात ये बता दो, क्या, जब ये गति कर रहा है तो इसकी कोई स्थिति है क्या, बताओ कोई स्थिति है क्या, ए बी सी एक्स वाई जेड एम एन ओ पी क्यू, सिंपल, ठीक है ना। जी हाँ, आप बताओ इसकी कोई स्थिति है क्या, कहीं भी तो नहीं रुक रहा, कोई भी तो स्थिति नहीं है, ठीक है। क्या कहा, कोई भी तो स्थिति नहीं है। तो हाइजेनबर्ग यही तो कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग यही कहना चाहते हैं कि जब कोई पार्टिकल एक निश्चित स्थिति पर हो तो उसके वेग की गणना करना संभव नहीं है, और जब कोई पार्टिकल गतिशील हो तो उसकी स्थिति की गणना करना संभव नहीं है। यही बात कौन कहना चाह रहे हैं, हाइजेनबर्ग कहना चाह रहे हैं। कौन कहना चाह रहे हैं, हाइजेनबर्ग कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। जी हां, ठीक, सिंपल सी बात है ना। मतलब एक ही समय पर एक साथ स्थिति और संवेग की अनिश्चितताओं का या इनका निर्धारण करना संभव नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, पॉसिबल ही नहीं है। ये किसने बताया सखा, हाइजेनबर्ग ने बताया। लाडलो कब बताया, इन्होंने बताया कब, 1927, 1927 में, ठीक है। चलिए तो लिख दें फिर, आप लोगों को संवेग का सूत्र तो याद होगा ही, है ना, मगर फिर भी हम लोग इसको साइड में लिख ही देते हैं। किसको, संवेग को साइड में लिख ही देते हैं, है ना, यहां रहने देते हैं संवेग को।
जी, पता रहना चाहिए आप लोगों को, है ना, संवेग के बारे में। थोड़ा सा बॉक्स और बड़ा बना देता हूं। संवेग मतलब मोमेंटम p बराबर m और ये हो जाएगा v। ठीक है, ये पता होना चाहिए अपने को। चलिए, तो हाइजेनबर्ग पदार्थ की द्वैत प्रकृति को देखकर ये सारी बातें करते हैं, है ना। जी हाँ, चलिए ठीक है। यह सिद्धांत किस आधार पर दिया गया? जी हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो थ्योरी है, वो किस बेस पर दी गई भाई साहब? इस सिद्धांत की बात करें या इस थ्योरी की बात करें तो ये सिद्धांत जो है वो दिया गया है इस बेस पर जो हम बता रहे हैं। क्या? द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति के कारण। किसकी? विकिरण की द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति तो पहले ही पढ़ा दी थी, इसके आधार पर दिया गया है। दिया गया था हाइजेनबर्ग के अनुसार। किसके अनुसार भाई साहब? हाइजेनबर्ग के अनुसार। हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन या अन्य कण, है ना, कोई और पार्टिकल हो, अन्य कण, है ना, जी हां, का एक ही समय पर, ठीक है, वेग ले लेते, की सही स्थिति और सही संवेग। अब सही स्थिति और सही संवेग, संवेग किस पर निर्भर करता है? वेग पर। सही वेग एक साथ एक ही समय पर क्या करना? ज्ञात करना संभव नहीं है। क्या कहा? एक ही समय पर वेग और जो स्थिति है वो ज्ञात करना संभव नहीं है, है ना। एक ही समय पर ज्ञात करना, या फिर ये लिख सकते हैं एग्जैक्ट तरीके से ज्ञात करना संभव नहीं है। एग्जैक्ट तरीके का मतलब क्या हो गया है? यथार्थता पूर्वक। और यथार्थता क्या होती है? एक्यूरेसी, 100% सही, जो कि आप पहले से पढ़ चुके हो। यथार्थता के साथ ज्ञात करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये सिंपल, सरल, आसान, सरल, साधारण बात है। और इसमें अगर हम लोग बात करें, क्या इसमें हम लोग यदि बात करते हैं तो भाई आगे हाइजेनबर्ग इसका गणितीय निरूपण करते हैं। और गणितीय निरूपण में वो क्या करते हैं ये सुनो। गणितीय निरूपण में वो ये कहते हैं, हाइजेनबर्ग के सिद्धांत को गणितीय रूप में अगर हम लोग बात करें, गणितीय रूप में, मैथमेटिकल फॉर्म में, रूप में, ठीक है, गणितीय रूप में क्या कहते हैं हाइजेनबर्ग, ये सुनो। वो कहते हैं कि कोई पार्टिकल है, क्या है? कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल की स्थिति में जो अनिश्चितता है, पता नहीं कहां है वो, यही नहीं पता। हम कह रहे हैं ए पॉइंट पर है मगर वो बी पॉइंट पर है, तो हमने उस ए और बी के बीच का अंतर जो है वो क्या कह दिया? वो कह दिया हम लोगों ने, जी हां,
डेल एक्स ये स्थिति में अनिश्चितता है। फिर हमने कहा कि उसके संवेग में भी अनिश्चितता है, तो उसको कह दिया डेल पी। इन दोनों का गुणनफल किससे, h/4 के बराबर या उससे अधिक होता है, h/4 के बराबर या उससे अधिक होता है। ठीक है, अब भाई आगे की बात सुन लो। पहले यहां ये सारी चीजें जान लो कि सर ये डेल एक्स क्या है। भाई साहब डेल एक्स, चलो ये बाद में बता दूंगा या साइड में बता देता हूं। जो डेल एक्स है ये है स्थिति में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, स्थिति में अनिश्चितता। पार्टिकल अगर घूम रहा है तो क्या है, वो स्थिति में अनिश्चितता है भाई साहब। किसमें, स्थिति में अनिश्चितता है। पार्टिकल अगर इधर उधर घूम रहा है तो। ठीक है, डेल पी क्या है भाई, डेल पी है संवेग में अनिश्चितता। किसमें, संवेग में अनिश्चितता। ठीक है, संवेग में अनिश्चितता। फिर हम लोग यहां बात करें h क्या है, ये तो सबको पता है, प्लांक स्थिरांक है जिसका मान 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है ना। अब आगे की बात क्या है भाई, आवाज कम आ रही है, नहीं सही आ रही है आवाज भाई, यहां एकदम परफेक्ट है। आगे की बात, हमारे सभी स्टूडेंट्स को ये पता है क्या कि सर डेल पी मतलब संवेग में परिवर्तन जो है तो P बराबर mv होता है, तो डेल P बराबर m डेल v हो जाएगा। अब फिर प्रश्न उठ जाएगा कि सर ये डेल v क्या है, तो हम भी बताएंगे कि स्टूडेंट्स ये डेल v जो है ये वेग में परिवर्तन है या फिर वेग में अनिश्चितता है। ठीक है, किसमें, वेग में अनिश्चितता है ना। जी हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि डेल पी की जगह m डेल v रख देते हैं, रख दो भाई। तो क्या हो जाएगा, डेल x इंटू m डेल v इज ग्रेटर देन एन इक्वल h/4 तो ग्रेटर देन एन इक्वल को इक्वल में ही ले लो ना भाई, तो क्या हो जाएगा आपके पास डेल x इंटू m डेल v बराबर h/4। और रही बात आगे की, ठीक है, क्या x की वैल्यू निकालनी है, तो डेल x बराबर क्या हो जाएगा, h/4 m डेल v, है ना। और दूसरा, यदि यहां से डेल v की वैल्यू निकालनी है, मतलब वेग में अनिश्चितता निकालनी है, तो वेग में अनिश्चितता क्या बताएंगे, डेल v बराबर h/4, ठीक है, m डेल x, ये स्थिति में अनिश्चितता, ठीक है, और ये वेग में अनिश्चितता, ये स्थिति में अनिश्चितता। अब कुछ लोगों का प्रश्न ये होगा, जैसे बिल्कुल पूछ ही लिया कि सर डेल के साथ m जो है वो डेल के साथ क्यों नहीं आया, तो बेटा जी, तो सखा m जो है वो द्रव्यमान है और किसी भी वस्तु का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, द्रव्यमान तो निश्चित है ना। जी हां, द्रव्यमान को कोई कभी भी नहीं बदल सकता, न भूतो न भविष्यति, ना तो पहले कभी बदला था ना भविष्य में कभी बदला जाएगा। आपका भार परिवर्तित हो सकता है, मास नेवर बी चेंज, द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, याद रखना इस बात को। इसीलिए द्रव्यमान में अनिश्चितता कभी भी नहीं आएगी, द्रव्यमान हमेशा m रहेगा, डेल m नहीं रहेगा, कभी भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं, तो यहां से हम कण की जो स्थिति है उसमें अनिश्चितता निकाल सकते हैं, संवेग में अनिश्चितता निकाल सकते हैं, जो हमारे पास कोई भी और पार्टिकल है, ठीक है ना। जी हाँ, उसके वेग में अनिश्चितता निकाल सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जी हाँ, मगर
हमें सबसे बड़ी बात यह ध्यान रखनी होगी कि हाइजेनबर्ग का सिद्धांत सिर्फ उन कणों पर लागू होता है जो सूक्ष्म होते हैं, मगर जो बड़े कण जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं उन पर यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। ठीक है ना जी हाँ, उन पर यह सिद्धांत लागू नहीं होगा। तो आप लोगों को हमेशा इस बात को ध्यान रखना होगा, बड़े द्रव्यमान वाले कणों पर यह लागू नहीं होने वाला है। ठीक है ना जी हाँ। चलिए तो इस बात को भी लिख देते हैं नोट डालकर। नोट हाइजेनबर्ग का सिद्धांत केवल सूक्ष्म कणों पर लागू होता है। किन पर? स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है ना। ये कह रहे हैं सर एच नहीं निकाल सकते क्या? भाई एच का मान तो पहले से फिक्स होता है ना, उसको क्या निकालोगे? 6.625 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। इसको तो निकालना ही क्या है। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत केवल किस पर? सूक्ष्म कणों पर लागू होता है। किन पर? सिर्फ स्मॉल पार्टिकल्स पर या माइक्रो पार्टिकल्स पर लागू होता है। यह सिद्धांत उन कणों पर लागू नहीं होता है जो नग्न आंखों से, नेक्ड आईज से दिखाई देते हैं। किनसे? नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, जो नेक्ड आईज से दिखाई देते हैं उन पर लागू नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है ना, इन पर काम ही नहीं करेगा। समझे जी हाँ। चलिए पहले मैं आप लोगों को जितना हमने अभी पढ़ा है वो नोट करवा देता हूं, उसके बाद फिर जी हाँ मैं आगे जो है वो आप लोगों को लिखवा दूंगा, मतलब क्वेश्चंस करवाऊंगा पहले, तो फिर आगे की बात करेंगे। ठीक है ना। अपने नाम से ही रखा करो, ये कोई नाम थोड़ी होते हैं भाई, है ना। हाँ, अपने जो नेम है ऐप के अंदर वो अपने नाम से ही रखा करो, ये कोई नाम थोड़ी अंकल जी पानी पिला दो, है ना, ये नाम नहीं है कोई। समझे कि नहीं समझे? चलो क्लियर है सर। हाँ क्वेश्चंस कराऊंगा ना बेटा, रुक तो जाओ। हाँ सर आज कोई बोला है कि 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होगा। हाँ वो रख लो भाई, वैल्यू क्या है 6.625। अब आप इसकी जगह 6.6 रख कर सॉल्व कर लो। ठीक है ना जी हाँ। ठीक है। अरे भाई इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सुनो मेरी बात। h की वैल्यू जो है, यहां मैं बता देता हूं आप लोगों को h की वैल्यू के बारे में। h की ये सारे मान सही हैं, इसमें किसी से जिदने की, लड़ने की, है ना, या उसको समझाने की जरूरत नहीं होती। h का 6.625 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकंड सही है। h की वैल्यू 6.626 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकंड सही है। h की वैल्यू अगर कोई क्या है 6.6 इंटू 10⁻⁻34
सही है भाई। इसमें अंतर क्या है, आप एक बात बताओ, बहुत सरल तरीके से समझना। आप लोगों ने कोई सामान खरीदा जिसका मूल्य है 99.9 रुपए या 99 इतने रुपए है, तो आप इसको अगर 99.9 लिख दोगे तो भी बात वही है। आप लोग करते हो ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी की वैल्यू क्या होती है 9.8, मगर जी की वैल्यू कहां रखते हो 10 रखते हो ना, थोड़ा बहुत चलता है रे, है ना। हाँ वस्तु में तत्व या परमाणु उपस्थित हो सकते हैं तो हम तत्व का नाम पता कर सकते हैं कि उस वस्तु में कौन कौन से तत्व हैं। बिल्कुल पता कर सकते हो, क्यों नहीं। हाँ चलिए अनुज पहले ये नोट कर लो, फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि बड़े कणों पर लागू क्यों नहीं होता है ना। नोट कर लो बेटा एक बार। हाँ कमलेश बहुत जल्दी ही करवा दूंगा भाई, मैं भी कोशिश कर रहा हूं, है ना, चिंता नहीं करो। पहले ये नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है चलो आगे बढ़ो, नोट करो। इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, बिल्कुल नेक्स्ट पेज ये लो। एच की वैल्यू में कभी किसी से जिदोगे नहीं, ये सारी सही है। गलत बात मत करना किसी को ये समझा कर कि नहीं 6.625 ही रखनी है, तीनों सही मानी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चीजों को समझना सीखो, ठीक है ना। जी हाँ सर जी, बोर मॉडल नहीं, देखो रदरफोर्ड का मॉडल निकाल दो आशुतोष इसमें से। आपने जो लिखा है बोर मॉडल और जो सोमरफेल्ड का मॉडल है वो एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज पर ही लागू होता है, ठीक है। जी हाँ एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज पर ही लागू होगा और कहीं लागू नहीं होगा, ठीक है ना। जी हाँ चलिए हो गया नोट, बहुत बढ़िया। नोट हो गया तो अब प्रश्न लिखो, और प्रश्न अपने पास ये है कि कोई एक कण है और वो इलेक्ट्रॉन ही मान लेते हैं, है ना। और इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता जो है, किसके किसके संवेग में अनिश्चितता, इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता, इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता, अनिश्चितता, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता जो है वो कितनी है, ये है 1 × 10⁻⁵ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना, इतनी है। तो इसकी स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात करो। किसकी, इसकी स्थिति में क्या कैलकुलेट करना है, अनिश्चितता ज्ञात करनी है, अनसर्टेनिटी जो है ये ज्ञात करनी है, ठीक है।
ये प्रश्न है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन वाले कौन है, एक इलेक्ट्रॉन वाला कौन है शशांक भाई, सुनो मेरी बात। एक इलेक्ट्रॉन वाला है हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन वाला है He+, एक इलेक्ट्रॉन वाला है Li+2, ठीक है ना। ये एक इलेक्ट्रॉन वाले कण है, ठीक। चलिए, तो अब हम यहां से इसका सॉल्यूशन देख लो। पहले एक मैं करा देता हूं, फिर आप लोगों को और दे दूंगा। यहां संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता का मतलब डेल पी की वैल्यू है 1 × 10⁻⁵ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और पूछा क्या है, डेल एक्स पूछा है, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। हम तो सूत्र बचपन से जानते हैं कि सर डेल एक्स इंटू डेल पी बराबर H/4 देख लो, यही सूत्र तो लगाया है, ये वाला। बस ग्रेटर देन की जगह हम लोगों ने क्या कर दिया है, इसकी जगह हम लोगों ने कर दिया है बराबर, ठीक है ना। जी हाँ, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये कह रहा सर डेल ई होगा, डेल ई क्या होता है रितेश भाई, है ना। तो देखो डेल पी की वैल्यू डेल एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डेल एक्स बराबर H/4 डेल पी का कर दो पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा डेल पी, ठीक है। तो अपने पास क्या होगा ये देखो, होगा क्या, डेल एक्स बराबर एच की वैल्यू क्या है 6.625 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। अपॉन में 4 का 4 रखोगे, पाई की वैल्यू 3.14 गुणा डेल पी 1 × 10⁻⁻5। सॉल्व कर दो, उत्तर आपके नोटबुक में आ जाएगा। क्या कर दो, सॉल्व कर दो, उत्तर आपकी नोटबुक में, जी हाँ, आ जाएगा, कूद पड़ेगा, जो भी लगाना चाहो वो हो जाएगा, ठीक है। 5.27 इंटू 10⁻⁻30 होगा, बिल्कुल। डेल एक्स बराबर 5.27 इंटू 10⁻⁻30, वो भी किस में, मीटर में, वो भी किस में, मीटर में, ठीक है ना। जी हाँ, चलिए, एकदम सिंपल बात है। तो ये अपने पास इस प्रश्न का हो गया है उत्तर, क्या ये, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, एक प्रश्न अब यहां से आप लोगों के खाते में, मतलब आप लोगों के लिए एक प्रश्न यहां में रखता हूं, उस प्रश्न की हिंट दूंगा मैं, ठीक है। जी हां, क्वेश्चन है, यदि किसी कण का द्रव्यमान 40 ग्राम तथा वेग, वेलोसिटी है ना, क्या वेग जो है ये दे दिया सखा 45 मीटर प्रति सेकंड, 45 मीटर प्रति सेकंड है, कितना है, 45 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक, पहली चीज। फिर आगे करना क्या है, आगे ये कहा कि यदि इसके वेग में 2% की यथार्थ तक मापा जाता है, ठीक है, यदि इसके वेग को 45 दिया है ना, 9% की यथार्थ तक 9 में से 45 दूनी 90, ठीक है। यदि इसके वेग को 2% यथार्थता तक मापा जाता है या जा सकता है, 2% की यथार्थता तक मापा जा सकता है, तो क्या करना है, तो इसकी स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात करो। अनसर्टेनिटी में जो दिक्कत है, वो मतलब जो पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो ज्ञात करनी है। इसकी स्थिति में क्या ज्ञात करना है, अनिश्चितता जो है ये ज्ञात करनी है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को पहले से बता देता हूं, ठीक है ना। जी हाँ, जैसे आप लोग पहले तो ये देखो कि इसका भार कितना दिया हुआ है, मतलब द्रव्यमान कितना दिया हुआ है।
द्रव्यमान दिया है 40 ग्राम, m की वैल्यू जो है वो है 40 ग्राम, मगर ग्राम से तो काम चलेगा नहीं, तो किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। कुछ चीजें बता रहा हूं पहले से, सॉल्व आपसे ही कराऊंगा। m बराबर हो जाएगा 40 और बटे में, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग दे दो, बटे में 1000। भाई 1000 को कैसे लिख सकते हो, 10 की घात -3, सॉरी +3, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की घात -3, तो ये क्या हो जाएगा 40 गुणा 10 की घात -3 किलोग्राम, 40 गुणा 10 की घात -3 किलोग्राम। पहली चीज। दूसरी बात सुनो, m की वैल्यू ये, तो फिर आगे का इसके वेग में अनिश्चितता। पहले तो वेग देखो, वेलोसिटी कितनी दी हुई है 45 मीटर प्रति सेकंड, है ना, 45 मीटर प्रति सेकंड दी हुई है। तो भाई वेग में अनिश्चितता कितनी है 2% की, कितनी 2% की। और यदि वेग में अनिश्चितता 2% की है, जी हां ठीक, वेग में अनिश्चितता 2% है, तो भाई v क्या होगा, डेल v क्या होगा, डेल v होगा 45 मीटर प्रति सेकंड का कितना परसेंट, 2%। तो भाई कैलकुलेट कर दो ना, क्यों शर्मा रहे हो। डेल v बराबर 45 गुणा 2/100, ऐसे ही तो ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। जी हां, हम पाई का मान 22/7 रख सकते हैं, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, तो देखो 45 दूनी 90 और बटे में 100, क्या हो जाएगा लाडलो, 10 से 10 भचीड़, भाग दोगे कितना 0.9 मीटर प्रति सेकंड, 0.9 मीटर प्रति सेकंड। ये डेल v की वैल्यू है। अब देखो डेल x कैलकुलेट करना है स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता, तो डेल x का फॉर्मूला क्या होता है h/4 पाई m डेल v, ये डेल x का फॉर्मूला होता है। अब कर दो, कैसे करोगे, सुनो मेरी बात। h की वैल्यू बता रखी है, 4 तो 4 ही होता है, पाई की वैल्यू आप लोग जानते हो 3.14 या 22/7 जो भी रखो, m की वैल्यू ये लिख रही, डेल v की वैल्यू ये लिख रही। अब तो कर दो मेरे सखा, जी हां, अब तो सब कर देंगे, इस प्रश्न को कर भी देना चाहिए, है ना। जी हां, कर भी देना चाहिए, किसी को दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए इसमें। चलिए इसके बाद श्रोडिंगर समीकरण और फिर क्वांटम संख्याएं, कक्षक, परमाणु कक्षकों की आकृतियां, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और फिर इलेक्ट्रॉन भरने के जो नियम है वो, और फिर चैप्टर समाप्त। मतलब इस सप्ताह में लगभग ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। क्या कहा, इस सप्ताह में ये चैप्टर जो है वो लगभग समाप्त हो जाएगा। चलिए, हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो देखो कैसे करोगे। करोगे ऐसे कि डेल x बराबर h होता है 6.625 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है ना, अपॉन में 4 पाई 3.14 गुणा में क्या, देखो गुणा में है m डेल v, ठीक है ना। m की वैल्यू कितनी है 40 गुणा 10 की घात -3 गुणा, ठीक है जी हाँ, और v की वैल्यू क्या है 0.9, कितनी है 0.9। बस इनको सॉल्व कर दो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, और सॉल्व करने पर आएगा डेल x, ये आएगा 1.46 इंटू 10⁻⁻33 मीटर, ठीक है, 1.46 इंटू 10, बहुत बढ़िया। 32 नहीं बेटा शशांक, 33 आएगा, है ना, पॉइंट के बाद संख्या वो जो दशमलव उसको सरकाओगे ना आप, इसलिए 33 होगा। चलिए, तो फटाफट से ये यहां तक तो नोट कर लिया था, ये 2 प्रश्न हैं, इनको नोट कर लो, फिर अपन लोग आगे बढ़ने वाले हैं, है ना। इन दोनों प्रश्नों को नोट करो, फिर अपन लोग आगे की जो चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है।
चलिए इनको नोट कर लीजिए, है ना, नोट करोगे, फटाफट नोट करो भाई। सर आपके सभी के आंसर कैसे याद है? मेरे सभी आंसर इसलिए याद है, उसके पीछे के दो कारण हैं। एक, जब मैं आप लोगों के लिए नए प्रश्न बनाता हूं तो खुद हल करके देखता हूं तो मुझे पता होता है आंसर क्या है। फिर पढ़ाते हुए बहुत लंबा टाइम हो गया भाई, तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी याद है और उनके आंसर भी याद है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। चलिए आगे नोट करो, अगला प्रश्न, है ना, नोट कर लो। नोट हो गया तो ठीक है, ये लो, ठीक, चलिए नोट हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए तो शेष बातें करेंगे हम लोग अगली क्लास में। अभी मैं लेता हूं आप लोगों से विदा। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राधे राधे।